नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान के आधार पुस्तक में इकाई 4 है, जो कि आपके राजनीतिक दल एवं दबाव समूह यानी पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स, इनके बारे में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा या कमेंट है तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हम बात करते हैं राजनीतिक दल एवं दबाव समूह की। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक दल में राजनीतिक दलों के महत्व की। उसके बाद में बात करेंगे राजनीतिक दलों की भूमिका, फिर दलीय प्रणाली के गुण दोष, उसके बाद बात करेंगे दल प्रणाली के प्रकार, फिर भारत में दलीय व्यवस्था के बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके दबाव समूह की, यानी दबाव समूह की क्या विशेषताएं हैं, दबाव समूह का क्या महत्व है और दबाव समूह तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से हैं, दबाव समूह की कार्य प्रणाली के बारे में, और भारत में दबाव समूह है कौन कौन से, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक दलों की। सबसे पहले राजनीतिक दलों की बात करने से पहले हम प्रस्तावना में एक बार जान लेते हैं कि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, क्या कुछ ये चैप्टर हमसे बताना चाहता है, इस चैप्टर के माध्यम से क्या कुछ बताने के प्रयास किए गए। तो देखिए, प्रस्तावना को देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दी गई है प्रस्तावना की प्रजातंत्र में शासन व्यवस्था के दो मुख्य स्रोत होते हैं, यानी जहाँ प्रजातंत्र होता है वह शासन व्यवस्था के दो मुख्य स्रोत होते हैं। पहला होता है संविधान और संविधानेतर, दोनों भिन्न है और एक दूसरे के पूरक भी है। यदि संविधान शासन को ढांचा प्रदान करता है तो संविधानेतर अंग उसे गति प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह शासन के इसी संविधानेतर पहलू के उदाहरण हैं, जो प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रस्तावना में कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल ही जनता का मत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। यानी राजनीतिक दल क्या है, तो राजनीतिक दलों की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहां पर राजनीतिक दल ही जनता का मत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठन होता है जो सैद्धांतिक रूप से एक मत होते हैं तथा सामूहिक नेतृत्व से चुनावों के माध्यम से सत्ता प्राप्त का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल मुख्यतः परंपराओं, विचारधारा, मनोवैज्ञानिक कारण आदि बंधनों से संगठित रहते हैं। ये दूसरी विशेषता है। यानी राजनीतिक दलों की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये दूसरी विशेषता है कि राजनीतिक दल मुख्यतः परंपराओं, विचारधाराओं, मनोवैज्ञानिक कारण आदि बंधनों से संगठित रहते हैं। जैसे हम आमतौर पर देख सकते हैं, हम किसी राजनीतिक दल को समर्थन करते हैं तो वो हमारी विचारधारा, मनोवैज्ञानिक कारण, कई कारण होते हैं जिन वजह से हम किसी न किसी राजनीतिक दल को समर्थन करते हैं। उसके बाद निर्वाचित सरकारों के आधुनिक युग में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल समाज और विभिन्न सरकारी संस्थानों को जोड़ने वाली कड़ी का काम करते हैं। यानी ये सभी राजनीतिक दल व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल समाज और विभिन्न जो सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें जोड़ने वाली कड़ी के रूप में काम करते हैं, यानी दोनों के बीच सेतु का एक बंधन का कार्य करते हैं। वस्तुतः राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक शासन की धुरी के रूप में कार्य करते हैं। प्रस्तुत इकाई में राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका, गुण दोष, दल प्रणाली आदि की विवेचना की गई है, यानी इन सब के बारे में बताया गया है। साथ ही संक्षेप में भारतीय दल व्यवस्था का चित्रण भी किया गया है। राजनीतिक दल व्यवस्था में न केवल राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपितु इस पर दबाव समूह भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की। तो देखिए, राजनीतिक दल, लोकतांत्रिक सरकारों की कल्पना राजनीतिक दलों के बिना नहीं की जा सकती है। यानी लोकतंत्र की जो सरकारें हैं उनकी कल्पनाएं किसी भी राजनीतिक दल के बिना नहीं की जा सकती है। जैसे भारत में विभिन्न राजनीतिक दल है, अमेरिका में विभिन्न राजनीतिक दल है, यानी हर देश में विभिन्न राजनीतिक दल हैं जो
उस उनके मूल्य संकल्पनाएं उनके ऊपर चलते हैं। यानी लोकतंत्र जहां भी है वहां सरकारें हैं, वहां पर राजनीतिक दल हैं। तो ये राजनीतिक दलों के बिना सरकार की, लोकतांत्रिक सरकारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के साधन एवं आधारशिलाएं हैं। राजनीतिक नागरिकों का ऐसा संगठित समूह है जो सार्वजनिक प्रश्नों के विषय में समान विचार रखता है और राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए अपनी कल्पित नीति को विस्तार देने के लिए नियंत्रण को हस्तगत करना चाहता है। यानी अपनी नीति को कोई भी राजनीतिक दल एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और अपनी जो नीति है उसे विस्तार देने के लिए नियंत्रण को हस्तगत करने चाहता है। इस प्रकार राजनीतिक दल व्यक्तियों के किसी भी समूह जो समान राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यानी एक राजनीतिक दल में आप देख सकते हैं समान विचारधारा वाले लोग होते हैं, जिनकी जैसी विचारधारा होती है वो उसी प्रकार के राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। यानी राजनीतिक दल किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल व्यक्तियों के किसी समूह को जो समान राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। फिर विचारकों ने राजनीतिक दल को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ विचारकों के विचार निम्न है। यानी राजनीतिक दल को जो है भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विचारक हैं, उनके अनुसार वो राजनीतिक दल को किस प्रकार की परिभाषा में मानते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैकाइवर के अनुसार। तो देखिए मैकाइवर के अनुसार राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी 6 सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो और संवैधानिक उपायों से सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता हो। यानी मैकाइवर के अनुसार राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया है। यानी आप देखेंगे नए जो भी राजनीतिक दल बने या जो पुराने राजनीतिक दल हैं वो किसी न किसी एक सिद्धांत, एक व्यवहार के लिए संगठित हुए हैं और जो कि संवैधानिक उपायों से अथवा नीति के आधार पर शासन बनाने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 2 है लीकॉक के अनुसार। नंबर 2 देखिए लीकॉक के अनुसार राजनीतिक दल संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं जो इकट्ठे मिलकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। उनके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसे होते हैं और एक सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति प्रयोग करके सरकार पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। यानी लीकॉक के अनुसार राजनीतिक दल संगठित सरकारों के उस समुदाय को कहते हैं जो सब एक साथ मिलकर राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और उनके जो विचार होते हैं वो सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसे होते हैं। जैसे कोई भी राजनीतिक दल किसी मुद्दे पर राय रखते हैं ना तो उस पूरी पार्टी के सभी सदस्य उसी एक मत का समर्थन करते हैं। यानी एक सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतदान शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। अब बात करते हैं गिलक्राइस्ट के अनुसार। तो देखिए गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक दल उन नागरिकों का एक समूह है जिसके राजनीतिक विचार एक जैसे होते हैं तथा एक राजनीतिक इकाई की तरह काम करके सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर सभी विद्वान या विचारक एक ही बात करें, यानी राजनीतिक दल उन नागरिकों का एक समूह जिनके राजनीतिक विचार एक होते हैं, हमने पहले भी बात की थी, और जो राजनीतिक इकाई एक तरह से काम करके सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा करती है। यानी किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सबका उद्देश्य होता है कि हम सत्ता में आए और हमारे जो विचार, हमारी जो नीतियां हैं उन्हें लागू करने की कल्पना करें या उन्हें मूर्त रूप दे सके। अब बात करें नंबर 4 पर, तो गेटेल के शब्दों में राजनीतिक दल नागरिकों का वह समुदाय है जो एक सार्वजनिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार को नियंत्रण करना तथा अपनी सामान्य नीति की पूर्ति करना चाहता है। यानी सीधा और सिंपल अर्थ है, कोई भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक समुदाय है, वो एक सार्वजनिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और अपनी मतदान शक्ति का प्रयोग करके सरकार को नियंत्रण, यानी मतदान के द्वारा जब वो जीत जाते हैं चुनाव तो वो अपनी नीतियों को लागू करते हैं और वे ऐसा ही चाहते हैं, तभी तो वो इसके लिए प्रयत्न करते हैं। अब बात करते हैं एडमंड बर्ग के अनुसार। तो देखिए एडमंड बर्ग के क्या राजनीतिक विचार है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एकमत हो अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे हो। यानी सभी राजनीतिक दल कहते क्या है? देखिए अगर हम अपने आसपास की सभी राजनीतिक दलों को देखें
तो वो सब जनता के हित की बात करते हैं। शायद कोई भी राजनीतिक दल हो वो जनता के हित की बात करता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर राजनीतिक दल के निम्न लक्षण परिलक्षित होते हैं। यानी हमने ऊपर जो भी परिभाषाएं विचारकों के विचार पढ़े उनसे राजनीतिक दलों के जो लक्षण है वो परिलक्षित होते हैं यानी दिखते हैं। तो क्या दिखते हैं? नंबर 1 देखिए, आधारभूत सिद्धांतों पर सदस्यों में मत के, यानी सभी आधारभूत सिद्धांतों पर सबका एक मत। नंबर 2, उद्देश्य प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक साधनों पर बल, यानी उनकी जो भी राजनीतिक उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों पर बल देते हैं। नंबर 3 है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्वाचन आदि में भाग लेना, यानी कोई भी राजनीतिक दल निर्वाचन में भाग क्यों लेता है? क्योंकि वो सत्ता प्राप्त करना चाहता है। नंबर 4 है राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर वो अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देना, यानी जो भी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करेगा जो राजनीतिक दल वो अपने सिद्धांतों को लागू करने के लिए व्यवहारिक रूप देंगे। नंबर 5 है राष्ट्रीय हितों की उन्नति की चेष्टा करना, यानी कोई भी राजनीतिक दल हो चाहे कैसा भी राजनीतिक दल हो सभी का मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्र की हित, राष्ट्र की उन्नति की चेष्टा करना। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा राजनीतिक संगठन होता है जिसमें वैचारिक एकता पाई जाती है। इसका उद्देश्य शासन सत्ता पर अधिकार प्राप्त करके अपनी विचारधारा के अनुसार शासन कार्य करना होता है। यानी सभी राजनीतिक दलों का एक ही उद्देश्य होता है कि शासन सत्ता पर अधिकार करें और अपनी विचारधारा के अनुसार शासन का कार्य हो। अब हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के महत्व के बारे में, यानी राजनीतिक दलों का महत्व क्या है? राजनीतिक दलों का महत्व, तो देखिए राजनीतिक दल जनतांत्रिक सरकार की कार्यकारिता के लिए अपरिहार्य है। यानी राजनीतिक दल जो है जनतांत्रिक सरकार के लिए, जो लोगों की चुनी गई सरकार है उनके लिए कार्यकारिता के लिए अपरिहार्य है। एडमंड बर्क के अनुसार दलीय प्रणाली चाहे वह पूर्ण रूप से भले हो या अथवा बुरे के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। यानी एडमंड बर्क विद्वान थे, उनके अनुसार दलीय प्रणाली है वो चाहे पूर्ण रूप से भली हो या अथवा पूर्ण रूप से बुरी, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए दलीय प्रणाली आवश्यक है। यानी अगर हम दलीय प्रणाली की बात करें तो वो राजनीतिक दल एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक कड़ी है। अब बात करें तो राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित को व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण नीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसके पक्ष में लोकमत का निर्माण करते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली को मूर्त रूप देते हैं और शासन व्यवस्था के संचालन के साथ ही उसकी निरंकुशता को नियंत्रित करते हैं, लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं, अधिकारों एवं मूल्यों की रक्षा करते हैं। मैकाइवर का कथन है कि दलीय संगठन के बिना किसी सिद्धांत का व्यवस्थित एवं एकीभूत प्रकाशन नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता, संसदीय चुनावों की वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं हो सकती और न ऐसी मान्यताओं संस्थाओं की व्यवस्था ही हो सकती है जिनके द्वारा कोई भी दल शांति प्राप्त कर उसे स्थिर रखता है। यानी आप देखिए संसदीय चुनावों की वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं हो सकती, न ऐसी मान्यताओं या व्यवस्था हो सकती है जिनके द्वारा कोई भी दल शांति प्राप्त करता है और उसे स्थिर रखता है। यानी ये भी एक राजनीतिक दलों की कमी के तौर पर भी लें तो मतलब कोई भी दल शांति प्राप्त करता है और उसे स्थिर रखता है ऐसा मान्य नहीं है। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक दलों के महत्व में। मैंने जो पहले बोला था वो है कि संसदीय वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं हो सकती, ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं हो सकती। अब बात करते हैं इसी में आगे, तो देखिए शासन व्यवस्था चाहे संसदात्मक हो या अध्यक्षात्मक, राजनीतिक दलों के अभाव में सरकार का कुशल संचालन नहीं हो सकता। यानी संसदीय व्यवस्था कैसी भी हो, अध्यक्षात्मक हो या संसदात्मक, राजनीतिक दलों के अभाव में सरकार का कुशल संचालन कतई नहीं हो सकता है। देखिए विरोधी दलों के रूप में भी दलों का बहुत महत्व, यानी विरोधी दल भी तो लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है। जब जनता की चुनी गई सरकार सही तरीके से कार्य नहीं करती है तो विरोधी दल ही तो होते हैं जो मुद्दे उठाते हैं ताकि सरकार को काम करने के लिए मजबूर कर सकें, क्योंकि विरोधी दल ही सरकार की नीतियों तथा उसके कार्यों पर नियंत्रण रखता है और उसे निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है। यानी एक विरोधी दल जो भी होता है ना, वो एक जब सरकार चुनी जाती है बहुमत से तो वो निरंकुश भी तो हो सकती है जब सत्ता उसके हाथ में होती है। तो ये जो
विरोधी दल होते हैं वो इनको स्वेच्छाचारी और निरंकुश बनने से रोकते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधि सरकार सफलता के साथ चल सकती है। एक स्वस्थ एवं जागरूक राजनीतिक वातावरण केवल राजनीतिक दल ही कायम कर सकते हैं। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में सहायक होते हैं। लावेल जो कि एक विद्वान है, उनका कहना है कि राजनीतिक दल किसी प्रश्न पर जनमत तैयार करते हैं और जनमत तैयार करने के लिए कुछ सिद्धांत या प्रश्न उपस्थित करते हैं। यानी राजनीतिक दल जो है किसी प्रश्न पर जनमत तैयार करते हैं और जनमत तैयार करने के लिए कुछ सिद्धांत या प्रश्न उपस्थित करते हैं। अब बात करें आगे, तो वस्तुतः लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और लोकमत का निर्माण मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। यानी जो वस्तुतः लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोकमत पर आधारित होती है और लोकमत का निर्माण कैसे होता है, तो मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के द्वारा ही लोकमत का निर्माण किया जाता है। यानी लोकमत का निर्माण कैसे होता है, तो लोकमत का निर्माण जो है राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। दलों के अपने निश्चित सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर ही मतदाता उनके उम्मीदवार को चुनाव में परास्त या विजयी बनाते हैं। राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करके न केवल सरकार का निर्माण करते हैं, अपितु राजनीतिक दल विरोधी पक्ष की भूमिका का निर्वाह करके सरकार के अनुचित एवं स्वेच्छाचारी कार्यों पर अंकुश भी लगाते हैं। लॉर्ड बॉयस जो कि एक विद्वान थे, उनका कथन है कि राजनीतिक दल अनिवार्य है कि कोई भी एक बड़ा स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता है। तो ये कथन किसका है? लॉर्ड बॉयस का कथन है कि राजनीतिक दल के लिए अनिवार्य है कि कोई भी बड़ा देश जो है स्वतंत्र है, वो बड़ा देश स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता है। किसी व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि प्रजातंत्र उनके बिना कैसे चल सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि प्रजातंत्र है वो उनके बिना कैसे चल सकता है। ये मतदाताओं के समूह की अराजकता में से उत्पन्न करते हैं। यदि दल कुछ बुराइयां उत्पन्न करते हैं तो वे दूसरी बुराइयों को भी दूर करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था शासन प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है। अब हम आगे बात करेंगे राजनीतिक दलों की भूमिका, यानी राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका, तो देखिए राजनीतिक दल लोकतंत्र के पहिए है। यानी राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र के पहिए। लोकतंत्र के पहिए कौन है? लोकतंत्र के पहिए है आपके राजनीतिक दल। और लोकतांत्रिक व्यवस्था अंतर्गत जनता की भावनाओं के निर्धारण तथा अभिव्यक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं। राजनीतिक दल प्रशासनिक चेतना के केंद्र हैं और वे पूर्ण जो शासन व्यवस्था की इच्छाओं में साम्य स्थापित करने में समर्थ है। प्रोफेसर मेरियम ने राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करते हुए लिखा है कि राजनीतिक दलों का कार्य पदाधिकारियों का चुनाव करना है, लोक नीति का निर्धारण करना, शासन का संचालन अथवा उसका रचनात्मक आलोचना करना, राजनीतिक प्रचार और शिक्षण तथा व्यक्ति एवं सरकार के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने में सहायता देना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका इस प्रकार है। सबसे पहला है जनमत निर्माण में क्या भूमिका है। देखिए समाज के विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधारा को दलों द्वारा किया जाता है। वे बिखरे हुए अस्पष्ट विचारों को स्पष्ट एवं व्यवस्थित करते हैं। यानी जनमत निर्माण क्या है? तो जनमत निर्माण जो है समाज के विभिन्न परस्पर विरोधी विचारों के दलों द्वारा किया जाता है। वे बिखरे हुए और असंतुष्ट विचार है उनको स्पष्ट व व्यवस्थित करते हैं तथा जनमत में योगदान देते हैं। जनमत में योगदान देते हैं। सामाजिक जीवन की विभिन्न उलझी हुई समस्याओं में से प्रमुख समस्याओं से वे जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 2 पर है आपके राजनीतिक शिक्षा। तो देखिए राजनीतिक शिक्षा की बात करें तो देखिए दल जनता को राजनीतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। लवेल के अनुसार दल विचारों के दलाल है। दल को विचारों का दलाल किसने कहा है? लवेल ने। लवेल ने कहा है कि दल है वो विचारों के दलाल है। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं की समन्वय प्रत्येक दल द्वारा पक्ष एवं विपक्ष में विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। निर्वाचनों में जनसभाएं आयोजित की जाती है। इससे लोगों में राजनीतिक शिक्षा एवं शिक्षा का प्रचार होता है।
जनता सदैव सजग एवं जागरूक रहती है। अब आगे हम बात करेंगे राजनीतिक शिक्षा के बाद, नंबर 2 पे थी आपके राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा के बाद हम बात करेंगे नंबर 3 पर निर्वाचनों में सहायता। तो देखिए निर्वाचनों में सहायता, दलों के कारण मतदाताओं को मतदान में काफी सुविधा रहती है। निर्वाचनों में दलों द्वारा अपने प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं, उनके पक्ष में प्रचार करते हैं, आर्थिक प्रदान करते हैं, शासन सत्ता पर अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। वस्तुतः लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों के बिना चुनाव लड़ना एवं विजय प्राप्त करना कठिन कार्य है। तो अब देखिए राजनीतिक दल निर्वाचन में क्या सहायता करते हैं। तो देखिए दलों के कारण मतदाताओं को मतदान में काफी सुविधा रहती है, क्योंकि निर्वाचन दलों द्वारा अपने प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दल के प्रत्याशी खड़े करती हैं और उनके पक्ष में प्रचार करती हैं, उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। यहाँ आर्थिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आर्थिक सहायता प्रदान करती है और शासन सत्ता पर अधिकार प्राप्त करते हैं। वस्तुतः लोकतांत्रिक राज्यों में जो है राजनीतिक दलों के बिना चुनाव लड़ना व विजय प्राप्त करना कठिन कार्य है, इसलिए राजनीतिक दलों की बेहद आवश्यकता है। अब बात करते हैं निर्वाचन सहायता के बाद, अब नंबर 4 पर हम बात करते हैं शासन का संचालन। तो देखिए राजनीतिक दल जो है चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। किसी भी दल को बहुमत प्राप्त होता है तो वो सरकार का निर्माण करता है। उसके बाद संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों में सरकार का निर्माण, शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के आधार पर ही किया जाता है। यानी जब शासन का संचालन है वो संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों में सरकार का निर्माण तथा शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दल करते हैं। यानी चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो या संसदीय, दोनों में जो है राजनीतिक दल शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। नंबर 5 है आपके सरकार पर नियंत्रण। देखिए विपक्षी दलों का उद्देश्य है सरकारी नीतियों की स्वास्थ्य आलोचना करना और जनमत को अपने पक्ष में करना। तो देखिए आज हर कोई राजनीतिक का जो विपक्षी दल है वो क्या करता है, जो सत्ता पक्ष होता है उसकी नीतियों की आलोचना करता है और ताकि जनमत को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इसे एंटी इनकम्बेंसी भी कहा जाता है, ताकि दूसरे लोगों को जब सत्ता एक शासन करती है कुछ समय अवधि के लिए, जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए, तो उसके खिलाफ कुछ जो आलोचनाएं हैं वो मुद्दे उठाने का कार्य जो है वो विपक्षी दलों के द्वारा किया जाता है और विपक्ष के कार्यकलापों से जनता को ये ज्ञात होता है कि शासन नीति की रूपरेखा क्या है। यानी विपक्षी दल जब इन मुद्दों को उठाते हैं तो जनता को पता चलता है कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है वो क्या हकीकत में सही कार्य कर रही है या कुछ कमी पेशी रह रही है। लेकिन जब जनता शासन की वैकल्पिक नीति का समर्थन देने लगती है, जब विरोधी दल शासन की बागडोर संभालने में सक्षम हो जाता है, यानी जब जनता को पता चल जाता है कि जो सत्ता पक्ष है वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है जबकि जो विपक्ष है वो ठीक ढंग से कार्य कर सकता है, तो जनता जो होती है वो उस विपक्षी दल को जो है बागडोर संभालने के लिए समर्थन देने लगती है। अब बात करेंगे सरकार एवं जनता के मध्य कड़ी। तो देखिए सरकार एवं जनता के मध्य कड़ी, तो सत्तारूढ़ दल और विरोधी दलों का संपर्क जनता से निरंतर बना रहता है। आप देखिए कोई भी दल हो, चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विरोधी दल, दोनों जनता से संपर्क में रहते हैं क्योंकि जनता ही उनकी समर्थक होती है। विरोधी दल जनता की कठिनाइयों और मांगों को सरकार के सामने रखते हैं। विरोधी दल का मुख्य कार्य ही यही होता है कि जनता को असुविधाएं हो रही है वो सरकार के सामने रखते हैं ताकि उन्हें एक मुद्दे पर घेर सकें। एक राजनीतिक दल का मुख्य कार्य है कि वह विचारों का आदान प्रदान एवं संपर्क का रास्ता खुला रखे। एक राजनीतिक दल का मुख्य कार्य यही है कि विचारों का आदान प्रदान हो, संपर्क के रास्ते खुले हो। इस प्रकार सरकार सार्वजनिक कल्याण के लिए लोकमत के अनुसार चलती है। यानी सबसे मेन मोटिव क्या है, सार्वजनिक कल्याण, यानी सबका हित हो, सार्वजनिक कल्याण के लिए लोकमत के अनुसार चलती है। अब बात करते हैं शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य, यानी जो शासन के विभिन्न अंग है उनमें आपस में तालमेल कैसा है। तो देखिए राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो राजनीतिक दल है वो सामंजस्य स्थापित करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में दलीय अनुशासन एवं कार्यक्रम के फलस्वरूप अभिन्न संबंध रहता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन के विभिन्न अंगों में पृथक्करण के कारण राजनीतिक दल ही शासन संचालन के कार्य को सुगम बनाते हैं। यानी जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें शासन के विभिन्न अंगों के पृथक्करण के कारण ही दल जो है संचालन के कार्य को सुगम बनाते हैं।
दल व्यवस्था के कारण ही संवैधानिक कठोरता वांछित लचीलेपन में बदल जाती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बात करेंगे दलीय प्रणाली के गुण दोष, यानी दलीय प्रणाली के क्या गुण और क्या दोष हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं दलीय प्रणाली के गुण दोष के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र का संचालन संभव। नंबर 1 पर बात करते हैं लोकतंत्र का संचालन संभव। तो देखिए, राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्रीय सरकार का संचालन संभव नहीं है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। राजनीतिक दल प्रजातंत्रीय सरकार को व्यवहारिक बनाते हैं। इससे देश में बिगड़ी हुई जनता को सामान्य सिद्धांत पर सहमति निकट लाया जाता है और उसकी क्रियान्विति का प्रयत्न किया जाता है। अब बात करते हैं मानव प्रकृति के अनुरूप। मानव प्रकृति के अनुरूप नंबर 2 है, देखिए, मानव विचारों में भिन्नता होने के कारण ही राजनीतिक दल भी भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर आधारित एवं संगठित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुरूप राजनीतिक दल का समर्थन करता है और उस दल से जुड़ जाता है। यानी मानव प्रकृति के अनुरूप, देखिए, कोई भी व्यक्ति या आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं इस प्रश्न को कि हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन कैसे करते हैं, क्योंकि उसके और हमारे विचार जो हैं वो मेल खाते हैं। इस वजह से हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। तो ये किस प्रकार से हुआ, ये मानव प्रकृति के अनुरूप हुआ। अब बात करते हैं नंबर 3, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य, यानी संसदीय अथवा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सामंजस्य राजनीतिक दल के द्वारा ही संभव हो पाता है। संसदीय शासन व्यवस्था में विधानमंडल में जिस दल का बहुमत होता है उस दल से कार्यपालिका के सदस्यों का चयन होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के मध्य समदलीय माध्यम से ही संभव है। सरकार की निरंकुशता पर रोक, देखिए, राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण ही व्यवस्थापिका में एक विरोधी दल होता है जो सरकार के प्रत्येक कार्य की आलोचनात्मक दृष्टि रखता है, अतः शासन निरंकुश नहीं बन पाता। यानी सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने का कार्य मुख्य रूप से राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है, जो मुख्य विपक्षी दल होता है उसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि वही तो है जो शासन की आलोचनात्मक दृष्टि से नजर रखता है और उसकी आलोचना करता है। अब बात करते हैं नंबर 5, राजनीतिक चेतना। देखिए, राजनीतिक दल चुनाव एवं प्रचार के माध्यम से जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करते हैं। फाइनर, जो कि एक विद्वान है, उनके शब्दों में राजनीतिक दल प्रत्येक नागरिक को वह ज्ञान प्रदान करते हैं जो समय एवं दूरी के कारण प्राप्त करना असंभव है। अतः राजनीतिक दल जनता राजनीतिक प्रशिक्षक भी होते हैं। इस प्रकार उपयुक्त गुणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों का अस्तित्व लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। दल बहुमत के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। इन इस प्रकार के गुणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों का अस्तित्व है वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि दल बहुमत के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और शासन के स्तर को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं दल प्रणाली में, ये तो थे जो कि दल प्रणाली में। अब बात करेंगे निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। सबसे पहले दोष कौन कौन से उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा। अब बात करने वाले हैं हम राजनीतिक प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा, क्षेत्रीय एवं सांप्रदायिक हितों के समक्ष राष्ट्रीय हित गौण हो जाते हैं। दलगत स्वार्थ हित प्रमुख हो जाते हैं। वस्तुतः राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए संगठित समुदाय, किंतु अनेक बार दलीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है। नंबर 2 है
द्वेष एवं कटुता की भावना। दलीय प्रणाली जनता को विभिन्न भागों में विभाजित करके जनसाधारण में द्वेष एवं कटुता की भावना उत्पन्न करती है। कई बार विरोधी दल के सदस्य केवल विरोध के लिए ही सरकार का विरोध करते हैं। 22 ने कहा है कि दल केवल व्यवस्थापिका सभा को ही नहीं बल्कि राष्ट्र को भी दो विरोधी पक्षों में बांट देता है। देशभक्ति के स्थान पर क्रोध एवं कड़वाहट उत्पन्न होती है। ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए कि दल प्रणाली में कई बार जो है ना जन साधारण में द्वेष और कटुता की भावना उत्पन्न होती है। कई बार विरोधी दल के जो सदस्य होते हैं वो केवल विरोध करने के लिए ही सरकार का विरोध करते हैं। और 22 ने, जो कि एक विद्वान वे हैं, उन्होंने कहा है कि दल केवल व्यवस्थापिका को ही नहीं बल्कि राष्ट्र को भी दो विरोधी हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे हम भी तो किसी राजनीतिक दल के समर्थक होते हैं और दूसरे के विरोधी होते हैं, तो इस प्रकार से एक दो पक्षों में देशभक्ति के स्थान पर क्रोध एवं कड़वाहट उत्पन्न होती है। आगे हम बात करते हैं समय एवं धन का अपव्यय की। जो हानियां है उसकी बात करें तो देखिए नंबर 3 पर है समय एवं धन का अपव्यय। देखिए विरोधी दलों द्वारा प्राय अनावश्यक रूप से सरकार के उचित कार्यों की आलोचना की जाती है। इससे समय व धन का अपव्यय होता है। प्रत्येक दल को अपने संगठन को शक्तिशाली बनाने एवं जनता को अपने पक्ष में करने के लिए धन का व्यय करता है। तो देखिए समय और धन दोनों का अपव्यय होता है। विरोधी दल कई बार अनावश्यक रूप से सरकारों को उचित कार्यों की आलोचना करते जाते हैं और इससे समय और धन का अपव्यय इसलिए होता है क्योंकि कई बार जब सत्ता पक्ष होता है और उसके विरोध में लोग बोलते हैं तो सत्ता पक्ष अपने पॉजिटिविटी के लिए कुछ अधिक व्यय करता है प्रचार के लिए। तो यह इस प्रकार से धन का व्यय है। नंबर 4 है भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन। तो देखिए दलीय व्यवस्था में राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार को जन्म देती है। धनी व्यक्तियों चुनावों के समय राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता देते हैं। दल के विजयी होने पर धनी व्यक्ति अनुचित लाभ उठाते हैं एवं अपने हित में कानून का निर्माण करते हैं। नंबर 5 है राजनीति एक व्यवसाय। दलीय व्यवस्था के अंतर्गत राजनीति को स्वार्थी राजनीतिज्ञों द्वारा एक पेशा बना लिया जाता है। रिश्वतखोरी एवं भाई भतीजावाद पनपता है। झूठ मिथ्या दोषारोपण आदि का आश्रय लेकर राजनीतिक दल देश के वातावरण को दूषित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप जनता का नैतिक पतन भी होता है। इस प्रकार राजनीतिक दल सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार अनैतिकता अवसरवादिता आदि बुराइयों को प्रोत्साहन देते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की अपेक्षा। नंबर 6 है तो देखिए वस्तुतः देश का शासन योग्य एवं कुशल व्यक्तियों द्वारा चलाया जाना चाहिए, किंतु निर्वाचन में जिस व्यक्ति के राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है उसी दल के सदस्यों को शासन संचालन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। दल से बाहर जो व्यक्ति योग्य कुशल एवं श्रेष्ठ है उनकी सेवाओं से देश वंचित रह जाता है। परिणाम स्वरूप प्रशासनिक स्तर में गिरावट आ जाती है। तो अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि देश में शासन में योग्य व कुशल व्यक्तियों द्वारा चला जाना चाहिए, लेकिन कई बार किसी राजनीतिक दल को बहुमत होता है या सामने वाला प्रतिद्वंदी जो कि अच्छा होता है लेकिन कुछ वोटों से वो हार जाता है और दोनों के वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं होता है और इस प्रकार से कोई अच्छा व्यक्ति भी कई बार रह जाता है और इस प्रकार से जो है देश उनकी सेवाओं से वंचित रहते हैं। परिणाम स्वरूप प्रशासनिक स्तर में गिरावट आती है। अब देखिए कि दलीय व्यवस्थाओं के दोषों के कारण ही दल विहीन प्रजातंत्र के विचार का प्रतिपादन किया गया। यानी दलीय व्यवस्थाओं के इन्हीं दोषों के कारण ये तो दल विहीन प्रजातंत्र के विचार का प्रतिपादन किया गया है। भारत में श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रजातंत्र के इसी रूप का प्रतिपादन किया गया। जेपी ये एक बहुत बड़ा नाम था भारतीय राजनीति में, जयप्रकाश नारायण, उनके द्वारा प्रजातंत्र के इस रूप का प्रतिपादन किया गया है और उनका मत है कि लोकतंत्र के वास्तविक आदर्शों की सिद्धि दल विहीन प्रजातंत्र से ही संभव है। वस्तुतः दल विहीन लोकतंत्र का विचार आकर्षक प्रतीत होता है, किंतु ये क्रियात्मक एवं व्यवहारिक नहीं है। ये सर्वमान्य सत्य है कि राजनीतिक दल के बिना किसी भी प्रजातांत्रिक देश के शासन का संचालन संभव नहीं है। यदि राजनीतिक दलों का निर्माण राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर हो, अन्य दलों के प्रति सहनशीलता हो, देश के नागरिक शिक्षित एवं जागरूक हो, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे, अपने संकीर्ण स्वार्थों को त्याग दे, तो राजनीतिक दल उस देश के लिए शक्ति एवं एकता का माध्यम बन सकते हैं। तो देखिए
कि यदि राजनीतिक दलों का निर्माण जो है वो राजनीतिक आर्थिक रूप से सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर हो, तो अन्य दलों के प्रति सहनशीलता हो, तो देश के नागरिक शिक्षित जागरूक हो, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे, तो अपने संकीर्ण स्वार्थों को त्याग राजनीतिक दल उस देश के लिए शक्ति व एकता का माध्यम बन सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दल प्रणाली के प्रकारों की। अब हम बात करते हैं दल प्रणाली के कितने प्रकार हैं। तो देखिए दलीय प्रणाली 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। इन्हीं दल प्रणाली भी तो 3 प्रकार की होती है, एक दलीय प्रणाली, एक द्विदलीय प्रणाली, एक द्विदलीय प्रणाली और तीसरी है बहुदलीय प्रणाली। तो आप ये सोचिए कि भारत में कौन सी प्रणाली है इनमें से। इसके बारे में भी हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात करते हैं एक दलीय प्रणाली की। देखिए, जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक ही राजनीतिक दल पाया जाता है तो इसे एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। संवैधानिक तौर पर एक ही दल को प्राप्त होती है। प्राय साम्यवादी और अधिनायक तंत्रीय व्यवस्थाओं में एक दलीय प्रणाली का रहता है। उदाहरण के लिए चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, वियतनाम में केवल साम्यवादी दल ही में है। तो अभी हमने एक प्रश्न किया था कि भारत में इनमें से कौन सी प्रणाली होती है, लेकिन हमने देखा है अपना पड़ोसी देश चीन या चीनी का कटोरा जिसे कहा जाता है क्यूबा या उत्तरी कोरिया या वियतनाम, ये जो देश हैं इनमें केवल एक साम्यवादी दल ही है। और एक दलीय प्रणाली में ऐसे देश में ही हो सकती है जहां पर एक से अधिक राजनीतिक दल हो, परंतु शासन सत्ता पर एक ही राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहता है तथा अन्य दल प्रभावहीन हो। ऐसे देश को एक दलीय प्रणाली वाला देश कहा जाता है। अब बात करते हैं एक दलीय प्रणाली के गुणों की, उसके बाद इसके दोष भी देख लेंगे। तो अब बात करते हैं एक दलीय प्रणाली के गुण। नंबर 1 पर है राजनीतिक स्थिरता एवं तीव्र आर्थिक विकास। देखिए, एक ही राजनीतिक दल होने के कारण उसकी सत्ता को किसी प्रकार की चुनौती नहीं मिलती है। परिणाम स्वरूप राजनीतिक दल स्थिरता रहती है और शासन में स्थायित्व एवं दृढ़ता के कारण दीर्घकालीन आर्थिक योजनाएं बनाई एवं क्रियान्वित की जा सकती है। इससे देश का तीव्र आर्थिक विकास हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए चीन, तो चाइना है वो किस प्रकार से आगे वर्तमान समय में भी बढ़ोतरी कर रहा है। तो इसका क्या कारण है? उसका एक राजनीतिक दल है, उसके जो राजनीतिक दल सत्ता में है उसको पता है कोई भी दूसरी सरकार नहीं आने वाली है, तो वो ऐसी योजनाओं को लागू करता है जो निरंतर चलती रहती है। नहीं तो जहां अलग अलग दल होते हैं वो कई बार विपक्षी सरकार की जो योजनाएं होती है उन्हें बंद भी कर देते हैं, उनमें लंबा समय लगता है। नंबर 2 है सुदृढ़ शासन। तो देखिए, एक दलीय प्रणाली में विरोधी दल का अभाव होने के कारण शासन तीनों अंगों में एकता पाई जाती है तथा राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण कार्यान्वयन करने में कठिनाई नहीं होती। यानी जब एक ही दल होगा, कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, तो कोई भी नीति आसानी से लागू की जा सकती है। नंबर 3 है अनुशासन की स्थापना। तो देखिए, एक दलीय प्रणाली में शासन के किसी विरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है, अतः सभी नागरिक अनुशासित होकर शासन की आज्ञा का पालन करते हैं। यानी जहां अनुशासन की स्थापना की बात करें तो एक दलीय प्रणाली होगी तो जाहिर सी बात है किसी का विरोध स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक अनुशासित होकर शासन की आज्ञा का पालन करते हैं। नंबर 4 है आपके राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति। तो देखिए, एक दलीय शासन व्यवस्था या एक दलीय प्रणाली जनता के विभिन्न विरोधी हितों में एकता स्थापित करती है। ये जनता को राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए वर्गीय हितों को त्यागने की प्रणाली देती है। अब हम बात करते हैं कि एक दलीय प्रणाली के दोष क्या क्या हैं। तो नंबर 2 पर हम बात करेंगे एक दलीय प्रणाली के दोषों। अब बात करते हैं इसके दोषों की। अगर इसके दोष की बात करें तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पर अप्रजातांत्रिक प्रणाली। अप्रजातांत्रिक प्रणाली देखिए, एक दलीय प्रणाली एकत्ववादी समाज तथा केंद्रित शासन व्यवस्था की स्थापना करती है।
लोकतंत्र के लिए एक विशेष प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक आधार वाले राजनीतिक दलों, खुले चुनाव, जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधन, सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है, किंतु एक दलीय प्रणाली में इसका अभाव होता है। तो देखिए, एक दलीय प्रणाली जहां एकत्ववादी समाज केंद्रीकृत शासनीय व्यवस्था की स्थापना करती है, लोकतंत्र के लिए एक विशेष प्रकार से सामाजिक आर्थिक आधार वाले राजनीतिक दलों, खुले चुनाव, जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधन, सत्ता विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है, किंतु एक दलीय प्रणाली में इन सब का अभाव होता है। तो आगे हम बात करते हैं अन उत्तरदायी शासन की। नंबर 2, है अन उत्तरदायी शासन। तो देखिए, एक ही दल होने के कारण शासन शक्ति का पूर्ण एवं मनमाना प्रयोग करने के लिए वह स्वतंत्र है, अतः एक दलीय व्यवस्था अन उत्तरदायित्व पूर्ण शासन को जन्म देती है। नंबर 3 है नागरिक स्वतंत्रताओं का अंत। एक दलीय प्रणाली नागरिकों को स्वतंत्र विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं देती, बल्कि राष्ट्रीय एकता का अनुशासन के नाम पर नागरिकों को केवल कर्तव्य पालन की प्रेरणा देती है। ये नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करती है। नंबर 4 है आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हानिकारक। तो देखिए, एक दलीय व्यवस्था केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण केवल अधिनायक तंत्र के लिए उपयोगी है, लोकतंत्र के लिए नहीं। ये कठोर विदेश नीति तथा युद्ध की नीति में विश्वास करती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अपेक्षा करती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक दलीय प्रणाली हानिकारक होती है। अब बात करते हैं द्विदलीय प्रणाली, यानी जहां दो दलीय प्रणाली है उसकी क्या विशेषताएं। देखिए, हम नंबर 2 पर बात करेंगे द्विदलीय प्रणाली की। तो यदि किसी देश में मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल ही सक्रिय हो एवं प्रभावशाली हो तो इस व्यवस्था को द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में दो से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व हो सकता है, किंतु शासन सत्ता प्राय दो राजनीतिक दलों के पास ही रहती है। ऐसे देशों के उदाहरण है ब्रिटेन, अमेरिका। ये द्विदलीय प्रणाली के उदाहरण है। तो देखिए, नंबर 1 है द्विदलीय प्रणाली के गुण। सबसे पहले गुणों की बात करें तो नंबर 1 पर आता है स्थायी एवं सुदृढ़ शासन। द्विदलीय प्रणाली में मंत्रिमंडल एक ही राजनीतिक दल का होता है, उसे व्यवस्थापिका में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, अतः सरकार सुदृढ़ स्थायी जन कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करती है। इससे शासन व्यवस्था में स्थायित्व आता है, सरकार विश्वास के साथ कार्य करती है। नंबर 2 है बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल का शासन, यानी द्विदलीय प्रणाली में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करता है। इसमें जनता की स्पष्ट इच्छा के अनुसार सरकार का निर्माण होता है। जिस दल को अल्पमत मिलता है वह विरोधी दल का स्थान ग्रहण करता है। बहुमत प्राप्त दल मंत्रिमंडल का गठन करता है। नंबर 3 है संवैधानिक संकट का संभावना नहीं। द्विदलीय प्रणाली में एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, जिससे संवैधानिक संकट की संभावना नहीं रहती। अच्छी एवं बुरी नीतियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण सरल हो जाता है। तो ये संवैधानिक संकट की जो है अभाव, संवैधानिक संकट की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि द्विदलीय प्रणाली में होता है एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, तो संवैधानिक संकट की संभावना रहती ही नहीं है कि अच्छी व बुरी नीतियों का उत्तरदायित्व निर्धारण सरल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे शक्तिशाली विपक्ष की। नंबर 4 देखिए, शक्तिशाली विपक्ष। द्विदलीय प्रणाली में विपक्षी दल प्राय एक ही होने के कारण शक्तिशाली एवं संगठित होता है। वह शासन के अनुचित कार्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ये सरकार को निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अब हम ये तो जो है उसके गुण थे, उनकी बात की। अब हम बात करेंगे द्विदलीय प्रणाली के दोष की। तो देखिए, द्विदलीय प्रणाली के क्या दोष है उनकी बात करें तो नंबर 1 पर है सीमित विकल्प। देखिए, केवल दो ही राजनीतिक दल होने के कारण मतदाता के समक्ष मतदान का विकल्प सीमित होता है, यानी जो भी मतदाता मतदान करने वाला है उसके पास विकल्प सीमित होता है। मतदाता यदि दोनों दलों को पसंद नहीं करता तो उसके समक्ष अन्य विकल्प नहीं होता है। मैकाइवर के शब्दों में इस पद्धति में मतदाता की पसंद अत्यधिक सीमित हो जाती है और यह स्वतंत्र जनमत के निर्माण में बाधक होती है। नंबर 2 पर आता है राष्ट्र का विभाजन। तो देखिए, द्विदलीय प्रणाली में राष्ट्र का दलीय आधार पर विभाजन हो जाता है, जिनमें समझौते की संभावना नहीं रहती। इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो जाता है।
नंबर 3 पर आता है बहुमत की निरंकुशता। तो देखिए इस प्रणाली में मंत्रिमंडल की निरंकुशता स्थापित होने की पूर्ण संभावना रहती है। बहुमत का विश्वास होने के कारण सरकार मनमाने कानून का निर्माण करती है। अल्पमत प्राप्त दल केवल आलोचना कर सकता है। नंबर 4 पर है सभी हितों का प्रतिनिधित्व नहीं, यानी द्विदलीय प्रणाली में जो कुछ सीमित वर्गों में हितों का प्रतिनिधित्व हो पाता है, अतः देश की व्यवस्थापिका पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कही जा सकती। नंबर 5 है कठोर दलीय अनुशासन। इस प्रणाली में दलीय अनुशासन इतना कठोर होता है इस दलीय प्रणाली में अनुशासन की, यदि सदस्य दल के दृष्टिकोण से सहमत न भी हो तो उन्हें दल के आदेशों का पालन करना होता है। इसके कारण सदस्यों का व्यक्तित्व कुंठित होता है। अब हम बात करेंगे बहुदलीय प्रणाली, जो कि अपने देश में भी है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं बहुदलीय प्रणाली। जब किसी देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल प्रभावशाली हो उसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत, फ्रांस, इटली में ये प्रणाली है। भारत में 1977 तक एक दलीय प्रभुत्व के कारण कांग्रेस का बहुमत रहा। उसके बाद मिले मंत्रिमंडल का युग प्रारंभ हुआ। इस प्रणाली में प्राय किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता, अतः कोई भी दल अन्य दलों के सहयोग से सरकार का गठन कर पाता है। बहुदलीय प्रणाली के गुणों की बात करें तो नंबर 1 पर आता है आपके मतदाताओं के सम्मुख अधिक विकल्प, यानी मतदाताओं को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वे विभिन्न दलों से अपनी विचारधारा के अनुरूप किसी भी दल का समर्थन कर सकता है। नंबर 2 राष्ट्र दो विरोधी गुटों में नहीं बढ़ता है। देखिए नंबर 2 है राष्ट्र जो है दो विरोधी गुटों में नहीं बढ़ता। बहुदलीय प्रणाली में दलों में कठोर अनुशासन नहीं होता है। अनेक दल होने के कारण राष्ट्र का दलीय आधार पर गुटों में विभाजन संभव नहीं होता। नंबर 3 है व्यवस्थापिका में विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व। बहुदलीय प्रणाली में अनेक राजनीतिक दल होने के कारण विभिन्न वर्गों, हितों एवं विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व हो जाता है। सभी वर्गों एवं हितों के प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। नंबर 4 है मंत्रिमंडल की तानाशाही पर अंकुश। बहुदलीय प्रणाली में मंत्रिमंडल में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि के कारण तानाशाही स्थापित होने का भय नहीं रहता, क्योंकि किसी भी एक समर्थक दल असंतोष सभी को खतरे में डाल सकता है। अब बात करते हैं बहुदलीय प्रणाली के क्या दोष है उनकी। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 शासन में अस्थिरता। देखिए बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत गठित संयुक्त सरकारें अस्थायी एवं कमजोर होती है। जैसे ही विभिन्न दलों के राजनीतिक हित परस्पर टकराते हैं मंत्रिमंडल का पतन हो जाता है। नंबर 2 है अनिश्चित नीतियां। देखिए मंत्रिमंडल में जल्दी जल्दी परिवर्तन होने के कारण शासन की नीतियों में अनिश्चितता रहती है। ये स्थिति देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से लाभकारी नहीं है। नंबर 3 है सशक्त विरोधी दल का अभाव। सशक्त विरोधी दल का अभाव तो संसदीय लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश बनाने से रोकने के लिए तथा नागरिकों को हितों की रक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली विरोधी दल आवश्यक है, किंतु बहुदलीय प्रणाली में सशक्त विरोधी दल का निर्माण संभव नहीं है। अतः सरकार द्वारा जन इच्छा की अपेक्षा संभावना अधिक रहती है। नंबर 4 है आपके राष्ट्र अनेक समूहों में विभाजित। देखिए बहुदलीय प्रणाली के कारण राष्ट्र अनेक परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित हो जाता है। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं के आधार पर देश के नागरिकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देते हैं। एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय प्रणालियों की विवेचना से ये स्पष्ट है कि यदि तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो विश्व के विभिन्न सफल लोकतांत्रिक देशों की दलीय प्रणाली का अवलोकन किया जाए तो द्विदलीय प्रणाली बहुदलीय प्रणाली से श्रेष्ठ होती है। विकसित राज्यों में लोकतंत्रों की भांति
विकासशील राज्यों में लोकतंत्रों के लिए सर्वोत्तम द्विदलीय प्रणाली ही है। लोकतंत्र के अधिक प्रभावशाली संचालन के लिए जरूरी है कि क्रमशः द्विदलीय पद्धति का विकास हो। अब हम आगे बात करते हैं भारत में दल व्यवस्था के बारे में। भारत में दल व्यवस्था, देखिए भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रमुख रूप से कांग्रेस दल ने मुख्य भूमिका निभाई है। कांग्रेस दल ने भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इस दल का प्रभाव भारत में बना रहा। अन्य राजनीतिक दलों का उद्भव भी इसी राजनीतिक दल के असंतुष्ट नेताओं द्वारा किया गया। यानी भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है इस दल का प्रभाव भारत में बना रहा। अन्य किसी भी राजनीतिक दल का चाहे उद्भव हो, लेकिन वो राजनीतिक दल इसी दल के असंतुष्ट नेताओं द्वारा किया गया। कांग्रेस के अधिकांश समय तक सत्ता में बने रहने के कारण मॉरिस जोन्स ने भारत की दलीय पद्धति को एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय श्रेणी में रखा। अब बात करते हैं भारतीय दलीय व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास। इन्हीं भारतीय दलीय व्यवस्था का इतिहास क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 1947 से 1976 तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही। यानी 1947 से 1976 तक 1947 से 1976 तक जो है कांग्रेस की सरकार रही। 1967 में कांग्रेस अनेक राज्यों की विधानसभाओं में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर नहीं सकी और संयुक्त सरकारें बनी। यानी 1967 में जो है कांग्रेस स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी और संयुक्त सरकारें बनी। 1977 के लोकसभा चुनाव में प्रथम बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। यानी 1977 फर्स्ट बार था जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। जनता पार्टी की सरकार बनी और कुछ ऐसा आभास होने लगा कि भारत में द्विदलीय प्रणाली स्थापित होने जा रही है, लेकिन यह भ्रम शीघ्र ही टूट गया। यानी 1977 में जब फर्स्ट बार जनता पार्टी की सरकार बनी और लोगों को लगने लगा कि भारत में द्विदलीय स्थापित प्रणाली जो है पद्धति है जो स्थापित होने जा रही है, लेकिन ये भ्रम है वो शीघ्र ही टूट गया और 1978 से राजनीतिक ध्रुवीकरण एवं विघटन एवं बिखराव प्रारंभ हो गया और 1980 के आम चुनाव में पुनः केंद्र में की सत्ता में कांग्रेस आ गई। यानी ये 1980 तक जो 77 में बनी सरकार है वो 3 वर्ष के भीतर ही जो है गिर जाती है और 1980 में आम चुनाव होते हैं और कांग्रेस जो है रिपीट पुनः सत्ता में आ जाती है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस राजीव गांधी के नेतृत्व में पुनः बहुमत में आती है। 1980 में सरकार बनती है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है और उसके बाद राजीव गांधी के हाथ में नेतृत्व आता है और सरकार पुनः बनती है। और 1989 में भी कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें मिली, किंतु सत्ता का नेतृत्व जनता दल ने अन्य दलों के सहयोग से किया। कांग्रेस को सीटें तो बहुत मिली, लेकिन सत्ता दल का नेतृत्व वो जनता दल ने अन्य दलों के सहयोग से किया और ये अधिक दिन तक नहीं चला। यानी 1990 में जो सरकार बनी वो पुनः 1991 में जो है गिर जाती है, डाउनफॉल आ जाता है उसका और पुनः कांग्रेस सत्ता में आई। 1990 तक रही गठबंधन सरकारों का युग प्रारंभ हुआ। जो कांग्रेस 1991 में वापस सत्ता में आई वो 1996 तक रही, लेकिन उसके बाद से जो है गठबंधन सरकारों का युग प्रारंभ हो गया। अब बात करते हैं इस प्रणाली की विशेषताओं की। तो देखिए विशेषताएं, सबसे पहली नंबर 1 पर है बहुदलीय राजनीतिक दल प्रणाली। भारत में बहुदलीय राजनीतिक दल प्रणाली है। ये कहा जाने लगा कि जितने नेता उतने राजनीतिक दल। नंबर 2 है एक दल का प्रभुत्व। 1952 से 1991 तक केंद्र में केवल कुछ समय यानी 1977 और 1989 को जो है कांग्रेस की सत्ता नहीं आई, कांग्रेस ही सत्ता में बनी रही। यानी देखिए आप 1952 जब देश में पहले आम चुनाव होते हैं उससे लेकर 1991 तक कांग्रेस ही सत्ता में रही, कुछ समय जब 1977 और 1989 के इलेक्शन छोड़ दिए जाए। नंबर 3 है दल में व्यक्तित्व की प्रधानता। देखिए राजनीतिक दलों में विचारधारा का तत्व इतना प्रभावी नहीं रहा जितना व्यक्तित्व का। राजनीतिक दल का आधार व्यक्तित्व रहा है। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का व्यक्तित्व छाया रहा। यानी कांग्रेस में किसका, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का व्यक्तित्व छाया रहा।
पार्टी के नाम के आगे नेता के नाम लिखने की ये स्पष्ट हो जाता है कि जनता एस, कांग्रेस आई, जनता दल आ आदि। नंबर 4 है सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व। तो देखिए भारतीय दल प्रणाली में कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे जो धर्म के आधार पर बने, जैसे अकाली दल, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, मुस्लिम मुजलिस और शिवसेना। ये जो दल हैं वो धर्म के नाम पर बने हुए दल हैं। कौन कौन से? अकाली दल, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, मुस्लिम मुजलिस और शिवसेना। नंबर 5 है क्षेत्रीय दलों का प्रभाव। राष्ट्रीय दलों के होते हुए भी अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों की मजबूत स्थिति है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। क्षेत्रीय दलों की बात करें, अकाली दल, असम गण संग्राम परिषद, तेलुगु देशम, क्रांति रंगा, मणिपुर पार्टी आदि। तो ये बात हो गई धार्मिक दलों की, और नंबर 5 पे हो गई क्षेत्रीय दलों की। अब बात करते हैं विभाजन और गुटबंदी की। नंबर 6 है विभाजन एवं गुटबंदी। तो देखिए प्रत्येक राजनीतिक दल में गुटबंदी बनी रही तथा असंतुष्ट गुट एक नया बनाते रहे। कांग्रेस का विभाजन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन, लोक दल तथा जनता का विभाजन, अकाली दल का विभाजन आदि इसके उदाहरण है। तो ये जो है गुटबंदी के उदाहरण है। यानी कांग्रेस का विभाजन क्या था? गुटबंदी का उदाहरण। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन, लोक दल, जनता का विभाजन, अकाली दल का विभाजन, ये इसके उदाहरण है। अब हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप के बारे में। तो देखिए दबाव समूह की बात करें तो समाज के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक वर्ग अपने हितों की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए अपना समूह बना लेते हैं। जब ये समूह अपने हित की एवं वृद्धि के लिए राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक क्रिया को प्रभावित करते हैं तो उसे दबाव समूह कहा जाता है। यानी कोई भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वर्ग के समूह बना लेते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं, इन्हें प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। दबाव समूह गैर राजनीतिक, गैर सरकारी, ऐच्छिक एवं औपचारिक रूप से संगठित होते हैं। ये सामान्य जनता के लिए अज्ञात संगठन भी होते हैं, किंतु राजनीतिक व्यवस्था के संचालन पर उनका अत्यधिक प्रभाव होता है। वर्तमान राजनीतिक युग की एक महत्वपूर्ण देन दबाव समूह का विकास है, जो लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में पाए जाते हैं। दबाव समूह विशिष्ट हितों से संबंधित व्यक्तियों के ऐसे समूह होते हैं जो विधायकों को प्रभावित करते हैं, अपने उद्देश्य एवं हितों के पक्ष में समर्थन प्राप्त करते हैं। ये राजनीतिक दल अथवा संगठन नहीं होते हैं। एक विद्वान व ओडिगार्ड के अनुसार एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक या अधिक सामान्य उद्देश्य एवं स्वार्थ हो, घटनाक्रम में विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि उनके हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके। नंबर 2 पर हैं आपके वीओकी के अनुसार दबाव समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए गए निजी संगठन हैं। उसके बाद है आपके माइनर विनर के अनुसार नंबर 3 पर है दबाव समूह स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसा समूह होता है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर हो और सरकारी अधिकारियों की नामजदगी तथा नियुक्ति, विधि निर्माण एवं सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं। नंबर 4 पर है एच जेगलर के शब्दों में दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठाए बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की कामना रखता है। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं इसी में प्रेशर ग्रुप में। दबाव समूह, तो देखिए इस प्रकार दबाव समूह राजनीतिक दलों की भांति किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि उन्हें किसी विशेष समस्याओं या हितों से संभावित होते हैं। ये पूर्णतः राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। ये तो अपने समूह विशेष के लिए सरकारी नीतियों और राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल न होते हुए भी दलों की भांति शक्ति संगठन होते हैं जिनकी निजी सदस्यता, उद्देश्य, संगठन, एकता, प्रतिष्ठा और साधन होते हैं।
अब बात करते हैं दबाव समूह की विशेषताओं की। तो देखिए दबाव समूह की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1 पर है सीमित उद्देश्य। दबाव समूह का लक्ष्य सीमित रहता है। इनका उद्देश्य कभी भी सार्वजनिक हितों का कल्याण नहीं होता है, अपितु अपने सदस्यों के कल्याण तक ही सीमित होता है। यानी सीमित उद्देश्य होता है। कोई भी दबाव समूह है वो अपने समुदाय के हितों की परवाह करता है, वो सार्वजनिक हितों की परवाह नहीं करता है, उनके कल्याण की बात नहीं करता है। ये केवल अपितु अपने सदस्यों के कल्याण तक ही सीमित रहता है। नंबर 2 पर है संगठित अथवा असंगठित। दबाव समूह संगठित अथवा असंगठित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जहां राजनीतिक दल संगठित होना आवश्यक है, वहां दबाव समूह के लिए आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिए जाति एक असंगठित दबाव समूह है, जबकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस संगठित दबाव समूह है। नंबर 3 है सीमित सदस्यता। दबाव समूह की सदस्यता केवल अपने वर्ग तक ही सीमित रहती है। उदाहरण के लिए मजदूर संघ की सदस्यता केवल मजदूर ही प्राप्त कर सकते हैं, समाज का कोई अन्य वर्ग नहीं। तो देखिए सीमित सदस्यता भी होती है, यानी अगर जैसे कोई मजदूर संघ की सदस्यता है तो वो केवल मजदूर ही प्राप्त कर सकता है, अन्य नहीं। नंबर 4 है उचित अनुचित साधनों का प्रयोग। दबाव समूह अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए उचित अनुचित संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। दबाव समूह का एकमात्र उद्देश्य अपने समूह के निजी हितों की पूर्ति करना है। नंबर 5 है राजनीतिक एवं प्रशासन में परोक्ष भूमिका। देखिए सभी दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन होते हैं, किंतु देश में राजनीतिक ढांचे को अपने हितों की पूर्ति के लिए अवश्य प्रभावित करते हैं। दबाव समूह चुनाव लड़कर राजनीतिक सत्ता नहीं हथियाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य तो मंत्रियों, शासनाधिकारियों और विधायकों विभिन्न तरीकों अन्य तरीकों से दबाव डालकर अपना काम निकलवाना है। नंबर 6 है अनिश्चित कार्यकाल। दबाव समूह का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। किसी विशेष हित की पूर्ति के लिए गठित दबाव समूह उस हित की पूर्ति होते ही समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं दबाव समूह के महत्व की। बात करते हैं दबाव समूह का महत्व। देखिए वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दबाव समूह का महत्व बढ़ता जा रहा है। दबाव समूह की उपयोगिता एवं महत्व के कारण निम्न है। कौन कौन से? तो नंबर 1 पर है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत तैयार करना आवश्यक होता है। लोकमत को शिक्षित करके, आंकड़े एकत्रित करके विधि निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग बन गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति दबाव समूह द्वारा की जाती है। नंबर 2 है विधि निर्माण में सहायता। दबाव समूह विधि निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं। महत्वपूर्ण विधेयक का निर्माण करने से पूर्व सरकार संबंधित दबाव समूह से परामर्श करती है। इनका परामर्श एवं सहायता दोनों इतने उपयोगी होते हैं कि इन्हें विधानमंडल के पीछे विधान मंडल कहा जाने लगा है। नंबर 3 है सरकार की निरंकुशता को सीमित करना। यानी वर्तमान में शासन में बढ़ती हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण दबाव समूहों का अस्तित्व, उनकी सक्रियता एवं प्रभाव के कारण सरकार निरंकुश आचरण नहीं कर पाती, क्योंकि दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति हेतु सरकार पर दबाव डालते हैं। नंबर 4 है विभिन्न व्यवसायों का प्रतिनिधित्व। चुनाव में कई बार विशेष प्रकार के व्यवसायों या आर्थिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। ये व्यक्ति अपने हितों की रक्षा या भर्ती के द्वारा दबाव समूह के रूप में संगठित हो सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न व्यवसायों या आर्थिक हितों की उपेक्षा नहीं हो पाती। नंबर 5 है शासन एवं जनता के बीच संपर्क सूत्र। देखिए दबाव समूह व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य से करते हैं। निर्वाचित नेता दबाव समूह के माध्यम से निर्वाचक की इच्छा आकांक्षाओं का पता लेते हैं और इस प्रकार ये नागरिक और सरकार के मध्य संचार साधन का कार्य करते हैं। नंबर 6 है शासन एवं समाज में संतुलन स्थापित करना। देखिए दबाव समूह व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ
सामंजस्य स्थापित करते हैं। निर्वाचित नेता दबाव समूह के माध्यम से निर्वाचक की इच्छाओं आकांक्षाओं का पता लगा लेते हैं। इस प्रकार ये नागरिक और सरकार के मध्य संचार साधना कार्य करते हैं तथा लॉबिंग तकनीक के द्वारा सरकार पर दबाव डालने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक दल एवं दबाव समूह का तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो देखिए कि राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में निम्न अंतर किया जा सकता है। नंबर 1 है संगठन का अंतर होता है राजनीतिक दल और दबाव समूह में। राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, किंतु दबाव समूह है वो औपचारिक रूप से संगठित या असंगठित दोनों में से किसी प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 2 है आकार तथा सदस्यता का अंतर। राजनीतिक दल आकार एवं संगठन की दृष्टि से बड़े होते हैं, लाखों तथा करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। दबाव समूह वर्ग विशेष के हितों से संबंधित होने के कारण आकार की सदस्यता की दृष्टि से छोटे संगठन होते हैं। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूह का सदस्य बन सकता है, लेकिन वह एक समय में एक से अधिक राजनीतिक दलों का सदस्य नहीं बन सकता। नंबर 3 है लक्ष्य का अंतर। राजनीतिक दल का उद्देश्य निर्वाचन में भाग लेकर बहुमत प्राप्त करना तथा शासन सत्ता पर अपना अधिकार कायम करना होता है। इसके विपरीत दबाव समूह का लक्ष्य शासन के ढांचे से बाहर रहकर कानून निर्माण तथा शासन की नीतियों एवं कार्यों को प्रभावित करना होता है। दबाव समूह लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित अनुचित सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 है कार्य क्षेत्र का अंतर। राजनीतिक दल का संबंध राष्ट्रीय हित की सभी समस्याओं से होने के कारण उनका कार्य क्षेत्र व्यापक होता है, किंतु दबाव समूह कार्य क्षेत्र संकुचित होता है। उसका संबंध वर्ग विशेष के हितों से संबंधित समस्याओं के समाधान से होता है। नंबर 5 है साधनों का अंतर। राजनीतिक दल शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, किंतु दबाव समूह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तथा असंवैधानिक सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। नंबर 6 है प्रकृति का अंतर। देखिए राजनीतिक दल प्राय सदैव सक्रिय रहते हैं, किंतु दबाव समूह अपने हितों से संबंध अवसरों पर ही सक्रिय होते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक दल एवं दबाव समूह एक दूसरे के पूरक। यानी हम बात करते हैं कि राजनीतिक दल एवं दबाव समूह एक दूसरे के पूरक किस प्रकार से हैं। तो देखिए राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में भिन्नता के बाद भी परस्पर प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहायक पूरक होते हैं। यहाँ दबाव समूह विशेष हितों की रक्षा समाज की सेवा करते हैं, वहाँ राजनीतिक दल सार्वजनिक हितों पर विशेष बल देकर विशेष सार्वजनिक हितों के साथ समन्वित करने का प्रयास करता है। दबाव समूह राजनीतिक मांगों को स्पष्ट और संयुक्त करते हैं। दबाव राजनीतिक दलों के विशेष हितों की उपेक्षा करने से रोकते हैं और उन्हें समायोजन की नीति अपनाने के लिए बाध्य करते हैं। वस्तुतः दलीय व्यवस्था की स्थिति मध्यस्थता से होती है। एक दबाव समूह और अधिकाधिक नीति निर्माण अभिकरणों के मध्यम मार्ग अपनाती है, जहां दल व्यवस्था दबाव समूह की विघटनकारी और संकीर्ण हितों से सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हैं, वहां भिन्न भिन्न हितों को संयुक्त करके उन्हें सार्वजनिक रूप देने का प्रयास करती है। इस दृष्टि से दबाव समूह द्विमार्गीय संतुलन का कार्य करते हैं। एक, वे जन इच्छा को विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाकर उनके निर्णयों में अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, और दूसरी ओर वे प्रशासन की नीतियों और दृष्टिकोण को जनता तक पहुंचाकर उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं दबाव समूह की कार्य प्रणाली के बारे में। दबाव समूह की कार्य प्रणाली।
दबाव समूह की कार्य प्रणाली। देखिए, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका निम्न प्रकार से है। नंबर 1 है दबाव समूह और व्यवस्थापिका। तो देखिए, दबाव समूह इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं कि व्यवस्थापिका के द्वारा कानूनों का निर्माण करते समय उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए वे विधायकों के चुनाव में भारी आर्थिक सहायता देकर अपना आश्रित बना लेते हैं। अतः विधायक इन दबाव समूहों के हितों के विपरीत कानून नहीं बनने देते। अमेरिका में कांग्रेस के सदस्य दबाव समूह से भारी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के कारण उनके प्रभाव में बने रहते हैं। दबाव समूह के विधि निर्माण के क्षेत्र में इस भूमिका के कारण ही इन्हें संविधान के बाहर कार्यरत कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जाता है। नंबर 2 है दबाव समूह तथा कार्यपालिका। दबाव समूह तथा कार्यपालिका। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में विधेयक का निर्माण, बजट का निर्माण, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति आदि का कार्य कार्यपालिका द्वारा ही किए जाते हैं। दबाव समूह कार्यपालिका पर इस बात के लिए प्रभाव डालते हैं कि उनके हितों का संरक्षण प्रदान करें। दबाव समूह प्रचार आदि द्वारा कार्यपालिका की नीतियों को प्रभावित करते हैं। कार्यपालिका भी कई बार नीति निर्धारण पूर्व उद्योगपतियों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों आदि संघों पर विचार विमर्श कर लेती है। नंबर 3 है दबाव समूह एवं कर्मचारी वर्ग। देखिए, कर्मचारी वर्ग का मुख्य कार्य है शासन संचालन करना। दबाव समूह विभिन्न तरीकों से नौकरशाही कर्मचारी वर्ग को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। इन तरीकों में शांति प्रिय प्रदर्शन, हड़ताल, घेराव आदि बातें भी शामिल है। नंबर 4 है दबाव समूह तथा निर्वाचन एवं जनमत। दबाव समूह आम चुनाव में उन व्यक्तियों के लिए चुनाव का कार्य करते हैं जो उनके पक्ष के समर्थक होते हैं। वे उन उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं जो जनमत को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह का योगदान बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करेंगे भारत में दबाव समूह की। अगर भारत में दबाव समूह को विकसित देशों की भांति विकास नहीं हो पाया, किंतु भारत में विभिन्न प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यवसायिक समूह। उद्योगपतियों तथा व्यापारियों के अनेक संगठन होते हैं, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI आदि। नंबर 2 है जाति तथा धर्म आदि के समूह। वर्तमान में जाति एवं धर्म राजनीति से विभिन्न जाति एवं धार्मिक संगठन अस्तित्व में आए जो कि दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, जैसे मुस्लिम मजलिस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जैन समाज, वैष्णव समाज, जमायत ए इस्लाम ए हिंद। नंबर 3 है श्रमिकों के संगठन। श्रमिकों के संगठन जैसे भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, हिंदू मजदूर सभा आदि। नंबर 4 है कृषि एवं किसान संगठन। पिछले एक दशक में भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान संघ तथा भारतीय किसान यूनियन आदि दबाव समूह के रूप में प्रभावी रहे। नंबर 5 है बुद्धिजीवियों के संगठन। डॉक्टर, वकील, अध्यापक आदि संगठित रूप से सरकार पर दबाव डालने का कार्य करते हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, अखिल भारतीय मेडिकल काउंसिल, जनवादी लेखक संघ, पत्रकार संगठन, अखिल बार एसोसिएशन आदि। नंबर 6 है विद्यार्थी संगठन। छात्रों के संगठन भी भारत में प्रभावी रहे हैं। संगठन प्रमुख है जैसे नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया आदि।
अब अंतिम रूप से हम बात कर लेते हैं इसका मुख्य सारांश क्या है। तो आधुनिक विश्व की सभी राज्य व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल प्रणाली अनिवार्य रूप से पाई जाती है। लोकतांत्रिक, सर्वसत्तावादी एवं विकासशील राज्य व्यवस्थाएं भी इसका अपवाद नहीं। राजनीतिक दल किसी राज्य व्यवस्था के संचालन एवं रक्षा के साधन होते हैं, अतः किसी राज्य व्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार ही उसकी दलीय व्यवस्थाएं हैं। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों का महत्व इतना बढ़ गया है कि उन्हें शासन निर्माता, विधानमंडल के पीछे विधानमंडल, संसद का तृतीय सदन, अज्ञात साम्राज्य कहा जाता है। दबाव समूह प्रशासकीय ढांचे के बाहर रहकर शासकीय अधिकारियों के निर्वाचन, सार्वजनिक नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन आदि को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तानाशाही से जनता की रक्षा करते हैं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य सामंजस्य रखने का प्रयास करते हैं। नीचे आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप देख लीजिए। बाकी आपके ज्यादातर एग्जाम में जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप अगर देख के जाएंगे तो उन्हीं में से प्रश्न आते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो से संबंधित आपके सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।